मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आज अगली क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया इन 18th सेंचुरी। इंडिया इन 18th सेंचुरी में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तरवर्ती मुगल शासक, ये दो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं, जिनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज आज मैं लेके आया हूँ। तो ये दो टॉपिक पिछले 3-4 क्लासेज में चले हैं। अब इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज और आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ये जानते रहना जरूरी है। तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते या गेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते या मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद भी जब वो खेल में उतरना होता है उनको, तो उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन है कि आप टाइम टाइम पे जो टॉपिक पढ़ें उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जरूर लगाएं, ताकि आपको उस टॉपिक से मिली हुई इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रयोग करने की कला आ जाए। तो इसी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि जो टॉपिक आपने पढ़ा वो वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, और ऐसा ही हम आगे के टॉपिक में भी करते रहेंगे। आपकी बहुत शानदार तैयारी करवाने के लिए मेंटोरियम आईएएस प्रतिबद्ध है। आपको बस एक काम करना है कि इस चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है। करना है ये तो बहुत दिन से मैं कह रहा हूं, करवाना है आपको, है ना। आप खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। और आपको तैयारी में कुछ भी चाहिए आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप करिए, हमको बताइए कि हमको इस तरह का लेक्चर चाहिए, हम उस तरह का लेक्चर देंगे आपको। जो सब्जेक्ट पे लेक्चर चाहिए वो सब्जेक्ट हमको बताइए, उसमें हम आपको क्लासेस देंगे। खैर, तो क्वेश्चन हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये कह रहा है पहला असर्शन, ए और आर वाले क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस दे रहे हो, चाहे बीपीएससी दे रहे हो और चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हो। तो असर्शन ए कह रहा है कि द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। आंसर इज, या असर्शन इज करेक्ट। ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में शुरू हुआ 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से, लेकिन वो डोमिनेंस आगे पूरा होगा 1764 में। बट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए स्टेटमेंट या असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है कि द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड वाज द पावरलेस फिगर हेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है। अगर यहां पर हम आलमगीर सेकंड कर दें तो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, है ना। और दोनों एक दूसरे की उचित व्याख्या भी करने लगेंगे। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो भारत में जो मुगल सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? आलमगीर सेकंड के हाथ में थी। और जो शाह आलम सेकंड है ये 1759 से लेकर 1806 तक इंडिया में रूलर थे। इसलिए अगर ये बात कही गई होती बैटल ऑफ बक्सर के लिए तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाते और सही व्याख्या भी हो जाती। तो क्या आंसर निकलेगा फिर? स्टेटमेंट 1, मतलब कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। इसकी इसकी व्याख्या भी आगे दी है, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटर मुगल रूलर्स। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की प्रासंगिकता पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मोहम्मद शाह रंगीला नेग्लेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन लीडिंग टू नादिर शाह इन्वेजन 1739। फरुखसियर was deposed and killed by the Sayyid brothers who acted as kingmakers. Shah Alam II regained full control of Delhi after the Battle of Buxar 1764. Which of the answer is correct? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। उस समय भारत पर शासन था मोहम्मद शाह रंगीला का, और इसलिए हुआ क्योंकि रंगीला थे वो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई खास प्रभाव था नहीं। उनका झुकाव राग रंग में ज्यादा था, नाच गाने में ज्यादा था। लाल कुंवर नाम की वैश्या के साथ उनके ज्यादा संबंध थे, वो नाच गाने में ज्यादा संलग्न रहते थे, इसलिए उनका नाम रंगीला भी था। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फरुखसियर वाज डिपोज्ड एंड किल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सैयद ब्रदर्स, पीछे हमने आपको बताया है कि सैयद ब्रदर्स कौन थे। अब्दुल्ला खां बाराहा और हुसैन अली खां बाराहा दो भाई थे जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई और जहांदार शाह को सत्ता से हटाकर फरुखसियर को सत्ता पर बिठा दिया। लेकिन फरुखसियर को घड़कायर भी कहा जाता है। फरुखसियर बहुत ताकतवर शासक नहीं था और उसने सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाने का या सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया, जिस बात को सैयद बंधु जान गए और सैयद बंधुओं ने इसी को हटा दिया। तो वॉज डिपोज्ड एंड किल्ड बाय द
सैयद ब्रदर्स, ये स्टेटमेंट सही है। जो फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने पदच्युत कर मार दिया और इन्हें किंग मेकर कहा गया, ये स्टेटमेंट 2 सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये भी ए और आर वाला प्रश्न है, असर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। असर्शन क्या कह रहा है कि 1717 के फरमान ने लंबी अवधि में मुगल अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? इट ग्रांटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। कहानी आपको पता है कि 1717 में फर्रुखसियर बीमार हुआ और उसका इलाज कंपनी के एक डॉक्टर ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर ने किया, जिसके कारण से वो ठीक हो गया। हैमिल्टन नाम था डॉक्टर का, और उसके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया। तो उसको आभार, कंपनी को आभार के तौर पे इसने 1717 में एक फरमान जारी किया और उस फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, जिसके बदले कंपनी 3000 रुपए वार्षिक भुगतान करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि द फरमान ऑफ 1717 वीकेंड द मुगल इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि राज्य को मिलने वाले जो रेवेन्यू और टैक्सेस थे उनका क्या हुआ, वो अब कम हो गए। तो रेवेन्यू टैक्सेस कम हुए होंगे, ट्रेड से जो मिलने वाला लाभ था सरकार को, वो कम हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसने क्या किया, इकोनॉमिकली वीकेंड किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया साम्राज्य को। इट ग्रांटेड, ये भी सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अगर क्योंकि लगा के देखेंगे, अगर आप ये कहें कि 1717 के फरमान ने लंबी अवधि के लिए मुगल अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया क्योंकि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया, तो देखिए क्योंकि जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे। इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। दोनों ही आर और ए दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करो भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वॉज फॉट बिटवीन द मराठाज एंड अहमद शाह दुर्रानी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अहमद शाह अब्दाली ही दुर्रानी डायनेस्टी का राजा था, इसलिए उसको अहमद शाह दुर्रानी भी कह सकते हैं आप। द मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ओन वजीर इमादुल मुल्क। ये बात भी सही है, और आलमगीर सेकंड की हत्या करके उसने इनको यमुना नदी में फेंक दिया। बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू रंगून आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये स्टेटमेंट भी सही है, और उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया और स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया, और मई 1857 में दिल्ली को इन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन सितंबर 1857 में मेजर हडसन के नेतृत्व में एक सेना ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करने की एक दिलचस्प कहानी भी है। जब मेजर हडसन इनको गिरफ्तार करने के लिए जाता है, तो मेजर हडसन भी उर्दू का थोड़ा जानकार था, तो इनको शर्मिंदा करने के लिए एक शेर पढ़ता है कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो इसने भी कटाक्ष करते हुए कहा, बहादुर शाह जफर ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हालांकि इन वाद विवाद के बीच में उनको गिरफ्तार किया गया और उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस लेटर मुगल रूलर वॉज ब्लाइंडेड बाय गुलाम कादिर रोहिला इन 1788, सिंबलाइजिंग द एम्पायर्स कंप्लीट डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझिए कि 1788 में एक रुहेला सरदार था, गुलाम कादिर रोहिला।
इसने आक्रमण किया और इसने दिल्ली के सम्राट को बंद कर दिया, कैद कर लिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, अंधा बना दिया उसको। और हालांकि बाद में उसको बचाया जा सका, लेकिन बचाया किसने उसे? मराठों ने। मराठों के सेनापति थे महादजी सिंधिया, उनके द्वारा इसको सुरक्षित करके फिर से गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन यह बाद तक कठपुतली शासक के तौर पर ही बना रहा। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन अहमद शाह, सॉरी, सही ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन ए शाह आलम सेकंड सही आंसर है। और इस शाह आलम सेकंड के टाइम पे गुलाम कादिर रोहिला ने ये सारा कुछ जो मैंने आपको कहानी बताई, ये सारी कहानी उसी के साथ जुड़ी हुई है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, अकबर सेकंड ये 1806 से 1837 तक शासन करते हैं, सेकंड लास्ट रूलर हैं। और बहादुर शाह जफर जो हैं ये 1837 से 1857 तक शासन करते हैं और महत्वपूर्ण शासक है, चूंकि अंतिम है इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The Mughal court was dominated by the Sayyid brothers during the reign of this emperor, who were later overthrown by the Muhammad Shah. Identify the emperor. इस शासक की पहचान करें। किसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस सम्राट के शासन काल के दौरान उत्तरवर्ती मुगल दरबार पर सैयद बंधुओं का नियंत्रण रहा और बाद में मोहम्मद शाह ने उखाड़ फेंका इसे। तो कौन था वो? वो था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जहांदार शाह जो है वो जुल्फिकार खां के प्रभाव में आया था सत्ता में, और जुल्फिकार खां को कमजोर करने के लिए सैयद ब्रदर्स ने षड्यंत्र किया। और सैयद ब्रदर्स को क्या चाहिए था? सैयद ब्रदर्स को अपनी पावर बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे सैयद ब्रदर्स, और फर्रुखशियर सत्ता चाहता था, और दोनों के बीच में, फर्रुखशियर और सैयद ब्रदर्स के बीच में समझौता होता है। अंततः जो है इनको जहांदार शाह को हटा दिया जाता है गद्दी से और फर्रुखशियर को शासक बना दिया जाता है। शासक नाम मात्र के फर्रुखशियर रहते हैं, असली किंग सैयद ब्रदर्स रहते हैं, और बाद के इतिहास में उन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन ए कह रहा है, द मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन एक्सेलरेटेड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। ये बहुत सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। कह रहा है द मुगल एम्पायर डिक्लाइन एक्सेलरेटेड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। बिल्कुल सही बात है, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी पहले ही, मतलब कि औरंगजेब के शासनकाल में ही, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई। लेटर मुगल्स फेल टू मेंटेन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लीडिंग टू रीजनल पावर्स लाइक मराठा राइजिंग। बिल्कुल सही बात है, लेटर मुगल पीरियड जो है या उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं वो जो इनकी रीजनल पावर्स अपने आप को ज्यादा पावरफुल रूप से रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको कमजोर करने में बिल्कुल ये असफल रहे लेटर मुगल्स। और कौन कौन सी पावर्स थी जिन्होंने इनको चैलेंज किया? तो उसमें जाट थे, उसमें राजपूत थे, उसमें मराठे थे, उसमें सिख थे, और इनके खुद के जो रूलर्स थे, इनके खुद के जो गवर्नर्स थे, जैसे अवध है, जैसे हैदराबाद है, जैसे बंगाल है, उन सब ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और ये जो लेटर मुगल पीरियड के रूलर्स थे ये कुछ नहीं कर पाए। तो बात क्या है कि स्टेटमेंट 1 और सेक्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, मतलब रीजन और असर्शन दोनों सही हैं, दोनों, और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल 1739 वेर नादिर शाह डिफीटेड द मुगल अकर ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किसके शासन काल में करनाल की लड़ाई हुई, जिसमें नादिर शाह ने मुगलों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, दिल्ली को लूटा, और उसी लूट में दिल्ली के सम्राट का सिंहासन भी उठा ले गया। वो एक मयूर सिंहासन के नाम से एक सिंहासन था जिसको बनवाया था शाहजहां ने, बहुत महंगा था, और उसमें उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़वा रखा था। तो उस समय उसकी कीमत 1 करोड़ थी, तो उससे लालच में आकर उसको भी वो उठा ले गया। तो किसके शासन में हुआ था ये आक्रमण? ये आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में। बैटल ऑफ करनाल के नाम से जाना जाता है जो युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ 13 फरवरी 1739 को बिटवीन द फोर्सेज ऑफ नादिर शाह, हु वाज द रूलर ऑफ पर्सिया ईरान,
एंड द मुगल एम्पायर। मुगल आर्मी, मुगल सेना नंबर में संख्या में ज्यादा थी, बट वॉज पुअरली कोऑर्डिनेटेड, बहुत गलत खराब तरह से कोऑर्डिनेटेड थी, जिसके कारण से बहुत बुरी तरह से हारी वो और दिल्ली को लूटा गया। नादिर शाह जो है मुगल ट्रेजरी को भी लूट ले गया और पीकॉक थ्रोन को भी लूट ले गया, कोहिनूर को भी लूट ले गया, और बाद में फिर वो 17, हालांकि वो आगे भी रूल करते रहे 1748 तक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद शाह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 होगा नेक्स्ट नंबर जो है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से असेशन और रीजन से जुड़ा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश territorial control in India. After this battle, Shah Alam II granted the Diwani right of Bengal to the East India Company. क्या कहेंगे इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग मैसेज में बताइएगा, और हमारे आंसर का इंतजार करने से अच्छा है आप पहले वीडियो को रोक के अपना आंसर सोच लें, उसके बाद हमारे आंसर पे जाएं, है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 मार्क द टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया के संदर्भ में, हालांकि 1757 से ही ब्रिटिश डोमिनेंसी शुरू हो जाती है, लेकिन डोमिनेंसी शुरू होती है, टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं आता है ब्रिटेन के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। टेरिटोरियल कंट्रोल, क्षेत्रीय नियंत्रण कब आता है, बंगाल पर राजस्व वसूलने का अधिकार कब मिलता है, 1765 में, आफ्टर द बैटल ऑफ 1764। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मतलब असर्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर दिस बैटल शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी राइट। व्हाट इज दीवानी राइट? राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कलेक्शन का राइट की बात कर रहा है, दीवानी राइट। तो राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द शाह आलम सेकंड इन 1765 बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देन रीजन आर इज आल्सो ट्रू, आल्सो करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए। ये स्टेटमेंट दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी, समर्थन भी कर रहे हैं एक दूसरे का। क्यों हम कह रहे हैं कि टेरिटोरियल कंट्रोल बढ़ा? क्योंकि आपको दीवानी कलेक्शन का राइट मिला एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे। तो टेरिटोरियल कंट्रोल इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में बढ़ा, इसलिए कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की उचित व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे कि कथन कारण के क्वेश्चंस ज्यादा क्यों लाए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आपको आते ही हैं, इधर उधर से आप कह रहते हैं। कथन कारण में आप बार बार कंफ्यूज करते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आपको स्टेटमेंट तो पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, लेकिन जब कथन कारण को एक दूसरे की व्याख्या वाला मुद्दा आता है तो आप फंस जाते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा पेपर बनाया। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वीकेंड बोथ द मराठाज एंड द मुगल। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में? इज इट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, मुगल्स भी डाल दिया गया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वीकेंड द बोथ मराठाज एंड द मुगल, ये बिल्कुल सही है। द मुगल एम्परर आलमगीर सेकेंड वॉज मेयर पपेट ड्यूरिंग दिस बैटल। बताइए, दोनों सही तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या उचित रूप से नहीं कर रहे हैं, है ना। बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जहांदार शाह राइन 1712 to 1713 was notable for introducing इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। फरुखसियर कंट्री, अच्छा इजारा सिस्टम क्या है? पहले जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ड्यूरिंग द मुगल रूल, जिसको अकबर ने आईने दहसाला के रूप में विकसित किया था, वो बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद डेवलप किया गया था और बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन इजारेदारी व्यवस्था में क्या हुआ? इजारेदारी व्यवस्था में एक तरह से ठेकेदारी की व्यवस्था कर दी गई और लोगों को जमीनें ठेके पर दे दी गई कि आप यहां से इतना रेवेन्यू वसूल कर हमको दीजिएगा।
तो ये रेवेन्यू फॉर्मिंग कर अंग्रेजों के टाइम तक चलती रही, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको बदलाव करेगा 1793 में, और इजारादारी व्यवस्था से वो परमानेंट सेटलमेंट में ले जाएगा। तो जहांदार शाह के शासन काल में इजारादारी सिस्टम शुरू किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। फरूख शेयर कंटिन्यूड औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस अमंग द अगेंस्ट द हिंदूज। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी फरूख शेयर ने नहीं बनाई थी, या फरूख शेयर के पास ऐसी कोई पॉलिसी बनाने की क्षमता भी नहीं थी। जो सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल में फरूख शेयर का रूलिंग था, उसमें भी ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई गई कि नहीं हमें हिंदूज के अगेंस्ट कोई काम करना है, बल्कि वो सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और सबको एक साथ मिलाकर चलने की नीति अपनाई गई। बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय द रेबल्स। बिल्कुल सही है, वाज प्रोक्लेम्ड द लीडर ऑफ रिवोल्ट एंड वाज प्रोक्लेम्ड द शहंशाह हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया गया। और बाकी अपना शायराना अंदाज के लोग फेमस ही हैं। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी कहाँ, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग के लाया था 4 दिन, तो आरजू में कट गए तो इंतजार में, है ना। इतना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। यारों की गली में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। इतना बदनसीब है जफर दफन के लिए, तो जफर का स्थिति बड़ी खराब हो गई, है ना। तो खैर पॉइंट ये निकल के आया आंसर कि 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटर मुगल रूलर्स। शाह आलम सेकंड स्पेंट ईयर्स इन एग्जाइल अंडर मराठा प्रोटेक्शन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। मुगल बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने मराठा संरक्षण में निर्वासन के कई साल बिताए। अगला कह रहा है कि अकबर सेकंड कन्फर्ड द टाइटल राजा और राम मोहन रॉय फॉर हिज रिफॉर्मिस्ट एफर्ट। बिल्कुल सही बात है। बहादुर शाह फर्स्ट फेस्ड रिवेलियंस फ्रॉम बोथ द सिख्स एंड राजपूत। ये भी सही है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। पीछे के लेक्चर्स को देखें, इनको और डिटेल में जानने के लिए पीछे के लेक्चर्स को देखें, जहां पर इन सब पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सैयद ब्रदर्स हेल्ड रियल पावर ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ फरुखसियर एंड रफीउद दरजात। Ahmad Shah Durrani's invasion accelerated the Mughal empire's fragmentation. Shah Alam II was blinded by the British after the revolt of 1857. ये स्टेटमेंट तो एकदम से गलत है। बाकी पर आप विचार करिए, विचार करके आंसर ढूंढिए। तो बाकी पर आप विचार करेंगे तो बाकी के दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिखाई देंगे। हेल्ड रियल पावर ड्यूरिंग द reigns of Farrukhsiyar and Rafiud Darjat. अहमद शाह दुर्रानीज इन्वेजन एक्सेलरेटेड द मुगल एम्पायर फ्रेगमेंटेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है द मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स एक्सेलरेटेड आफ्टर 1719, और रीजन कह रहा है द असैसिनेशन ऑफ फरुखसियर एंड द राइज ऑफ द सैयद ब्रदर्स क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी। हिंदी में अगर इसको हम पढ़ें तो हिंदी में कथन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक पतन 1719 के बाद तेज हो गया। पहले ही भी था, हाँ चलो तेज हो गया। फरुखसियर की हत्या और सैयद बंधुओं के उदय ने अस्थिरता पैदा की। तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। असैसिनेशन ऑफ फरुखसियर ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, साथ ही साथ राइज ऑफ द सैयद ब्रदर्स क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी, बिल्कुल इनस्टेबिलिटी का माहौल बन गया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू and R explains A. Question number 15. Consider the following statements. Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon after the 1857 revolt. बिल्कुल सही है। शाह आलम सेकंड wrote poetry under the pen name आफ्ताब। सही है। फरुखसियर बैंड द सेलिब्रेशन ऑफ होली दिवाली इन दिल्ली। गलत है। तो अगर इस तरह से आप देखें तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। तो 1 और 2 सही है ना। ये भी कविताएं लिखता था आफ्ताब के नाम से, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप केवल जफर में ही उलझे रह जाएं। हालांकि जितना बढ़िया कवि जफर था उतना बढ़िया शाह आलम द्वितीय नहीं था। और बहादुर शाह जफर न केवल स्वयं कवि था बल्कि बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों का वो
कवियों को संरक्षण भी देता था, जैसे मिर्जा गालिब जैसे कवि उसके दरबार में रहते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सैयद ब्रदर्स वर कॉल्ड किंग मेकर्स इन मुगल हिस्ट्री। मुगल इतिहास में सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 है, दे डिपोज्ड एम्परर फरुखशियर। इन्होंने फरुखशियर को सत्ता से हटाया। और तीसरा स्टेटमेंट है, दे वर डिफीटेड बाय नादिर शाह। दे वर डिफीटेड बाय द नादिर शाह इन द बैटल ऑफ करनाल 1739। ये स्टेटमेंट का कोई रिलेशन सैयद ब्रदर्स के साथ नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। करनाल की लड़ाई से सैयद ब्रदर्स का कोई संबंध नहीं है, और वैसे भी करनाल की लड़ाई तक सैयद ब्रदर्स प्रभाव में रह भी नहीं गए थे, अस्तित्व में नहीं रह गए थे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉजेज ऑफ मुगल डिक्लाइन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्रशासन के अत्यधिक केंद्रीकरण ने साम्राज्य की दीर्घजीविता को कम किया। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेड द एम्पायर अनस्टेबल इन लॉन्ग रन, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी साम्राज्य जो बहुत हाईली सेंट्रलाइज होगा, ओवर सेंट्रलाइज होगा, अतिशय केंद्रीकरण का शिकार होगा, उसमें एक समस्या हमेशा बनी रहेगी कि उसके टॉप पे जब तक तो बहुत ताकतवर किंग का शासन है, तब तक तो वो ओवर सेंट्रलाइज सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही केंद्र में कमजोर सत्ता आएगी, जो सत्ता के दूसरे छोटे केंद्र हैं वो उठ खड़े होंगे और ये ओवर सेंट्रलाइजेशन रिवर्स हो जाएगा, गलत तरह से काम करने लगेगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस, तो स्टेटमेंट सही है। रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब एलिनेटेड इंपॉर्टेंट ग्रुप लाइक राजपूत एंड मराठाज। बिल्कुल सही है। जो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब थी, इसने जो राजपूत, मराठा या इस तरह के दूसरी इंडियन पावर्स थी जिन्होंने कभी मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में मदद करी, वो सब उल्टी हो गई और इनकी रिलीजियस पॉलिसी के कारण से वो सब इनसे पृथक हो गई। लैक ऑफ क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन लेड टू फ्रीक्वेंट सिविल वॉर्स। बिल्कुल सही बात है। मुगलों के पास कोई डिफाइंड लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, जिसके कारण से हर राजा की मृत्यु के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन आता था, जो साम्राज्य की सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों को कम करता था, जिसके कारण से साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है उसमें, है ना। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 सभी सही हो जाएंगे फिर। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोहम्मद शाह रंगीला। बिल्कुल सही। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू पोजेस रियल पावर ओवर द एम्पायर। हाँ, कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं। हिज रेन सॉ द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ही डिफीटेड द मराठाज एंड रिस्टोर्ड दिल्ली अथॉरिटी इन द डेक्कन, इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या होगा आंसर? 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट सिंबलाइज द सिंबॉलिक शिफ्ट टू सॉवरेंटी फ्रॉम द मुगल्स टू द ब्रिटिश। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिंबॉलिक शिफ्टिंग है, बिल्कुल नहीं है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से भी सॉवरेंटी की शिफ्टिंग नहीं है। फॉल ऑफ दिल्ली इन 1857 ये भी सिंबॉलिक नहीं है, ये तो एक्चुअल पावर का चला जाना है। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 1858 में। 1858 में कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ले ली गई और 1876 में क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और ये एक तरह का सिंबलाइजेशन है कि भारत की सत्ता मुगलों के हाथ से ब्रिटिश के हाथ में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी। ही अनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा। इसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया या उसको कब्जे में ले लिया। हिज प्रोलॉन्ग्ड डेक्कन कैंपेन्स वीकेंड मुगल्स मिलिट्री एंड इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। 27 years ऑफ हिज रूलिंग वाज एक्सपेंडेड इन डेक्कन एरिया। अपने शासन का लगभग 27 साल का समय इसने दक्कन में बिताया, जबकि उसका कोई समाधान भी नहीं निकल पाया। और जो बीजापुर और गोलकुंडा की समस्या थी, उसका कोई समाधान, स्थायी समाधान कभी भी नहीं निकल पाया और कभी भी मुगल दरबार पूरी तरह से उस पर सत्ता स्थापित नहीं कर सका। ही सक्सेसफुली सप्रेस द मराठा रेजिस्टेंस। ये बात गलत है, क्योंकि उस मराठा रेजिस्टेंस को ना तो दबा पाया और ना ही उसके सक्सेसर भी उसको दबा पाए।
तो मराठा एक ताकत बने रहे और आगे चलकर भविष्य में मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को इन्होंने और तेजी से बढ़ाया। तो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर 1764। इट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ शाह आलम थर्ड, दिल्ली, सुजाउद्दौला अवध एंड मीर कासिम बंगाल। तो ये बंगाल, अवध और दिल्ली, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक तरफ थी। द बैटल रिजल्टेड इन द ब्रिटिश रिसीविंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आफ्टर द बैटल शाह आलम सेकंड वाज डिथ्रोन्ड बाय द ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, डिथ्रोन नहीं किया गया था, बल्कि 26 लाख रुपीज पर एनम इनका पेंशन तय किया गया था और इसी 26 लाख पर एनम पेंशन के बदले इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इस तरह से स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, which of the following were immediate effect of नादिर शाह इन्वेजन ऑफ दिल्ली? मैसिव इकोनॉमिक ड्रेन ड्यू टू लूटिंग ऑफ दिल्ली, बिल्कुल सही है। नादिर शाह के आक्रमण का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ, ये प्रश्न है। कह रहा है कि मैसिव इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, बिल्कुल सही बात है। बहुत भारी मात्रा में लूट करी, यहाँ तक कि दिल्ली के सम्राट का सिंहासन भी उठा ले गया वो। इरोजन ऑफ मुगल प्रेस्टीज एंड मिलिट्री अथॉरिटी, तो होना ही था, ये तो हुआ ही। जब भी कोई लूटेगा, कोई अटैक करेगा, तो किसी न किसी प्रेस्टीज को इरोड होना ही पड़ेगा। तो ये इरोजन हुआ किसका? मुगल प्रेस्टीज का। और जो उसकी मिलिट्री अथॉरिटी थी सेंट्रल एशियन नेशंस में, वो कमजोर हुई। इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स लाइक रोहिलाज एंड जाट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23। इनमें मैच द फॉलोइंग एम्परर्स विद ईच सिग्निफिकेंट इवेंट्स, उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उनका मिलान करना है। तो बहादुर शाह फर्स्ट, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो वो है डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। शाह आलम द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तो ये करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन ए, 1A, 2B, 3C। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बहादुर शाह जफर। ही वाज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया और 10 मई 1857 को जिन सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया था, वो मेरठ से भागकर दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर उन्होंने इनसे निवेदन किया कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए। और इन्होंने पहले तो हिला हवाली करी, लेकिन बाद में इन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून आफ्टर द रिवोल्ट, बिल्कुल सही है। इनको सितंबर 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन्हें, इनके दोनों बेटों को फांसी दे दी गई और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ही रोट पोएट्री अंडर द पेन नेम ऑफ गालिब, ये स्टेटमेंट गलत है। गालिब तो एक अलग कवि थे, इनका जो पेन नेम था वही जफर था। तो जफर पेन नेम से कविताएं लिखते थे और गालिब इनके दरबारी कवि थे। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम हेरिडिटरी रूलर्स, बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल गवर्नर्स को पहले नियुक्त किया जाता था। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कि जो बादशाह होता था वो सभी प्रांतों में दो तरह के लोगों को नियुक्त करता था। एक लोग होते थे जिन्हें वो गवर्नर कहता था और एक होता था जो टैक्सेस कलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता था। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता था और समय समय पर इनको ट्रांसफर भी किया जाता रहता था और इनमें हेरिडिटेशन का नियम नहीं लागू होता था। इनमें कोई वंशानुगतता का नियम लागू नहीं होता था, लेकिन कमजोर होने के बाद वंशानुगत हो गए। जमींदार बिकेम मोर ऑटोनोमस एंड पावरफुल, बिल्कुल सही है। जागीरदारी सिस्टम वाज स्ट्रेंथेंड, ये गलत है। जागीरदारी सिस्टम और कमजोर हुआ, जागीरदारी सिस्टम और कमजोर हुआ और जिन लोगों को मनसब दी गई उनको उचित मात्रा में जागीरें दे पाना संभव नहीं रहा। ये जो पीरियड है, जो लेटर मुगल पीरियड है, उसको हम जागीरदारी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इस समय जागीरदारी क्राइसिस मुगल सत्ता के षड्यंत्रों का बड़ा कारण थी।
तो जागीरदारी क्राइसिस हुआ। तो ये स्टेटमेंट 3 गलत है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ मीर बख्शी इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मीर बख्शी कौन होता था? मिलिट्री पे मास्टर एंड हेड ऑफ द इंटेलिजेंस, ये दो काम देखता था, है ना। सेनापति आप कह सकते हैं, जो मीर बख्शी है इसको सेनापति आप कह सकते हैं या मिलिट्री कमांडर कह सकते हैं। तो पे मास्टर भी होता था और हेड ऑफ द इंटेलिजेंस भी होता था। नीचे डिटेल में बताया गया है आपको कि रोल ऑफ मीर बख्शी क्या होता था। मिलिट्री पे मास्टर होता था, मनसबदारों की रैंक और इन सबको वो डिसाइड करता था और जो भी उनकी पेमेंट वगैरह थी उसको वो रिक्रूट कर देता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ, इमीडिएट इंपैक्ट क्या हुआ। तो पहला ऑप्शन है रिवाइवल ऑफ मुगल अथॉरिटी, बिल्कुल गलत बात है। टोटल एक्सटिंक्शन ऑफ मुगल लाइन, ये भी बात सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। पावर वैक्यूम इन नॉर्थ इंडिया, ये आप कह सकते हैं। पावर वैक्यूम बना क्योंकि मराठे हार गए और मराठों ने जिस पावर वैक्यूम को फुलफिल करने का प्रयास किया था उनका वो प्रयास समाप्त माना गया और पावर वैक्यूम को भरने में फिर आगे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करेगी। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Maratha were instrumental in reducing Mughal control over the central and western India. The Mughal army remained superior to the Marathas in terms of mobility and tactics. The Deccan policy of Aurangzeb contributed to the rise of the Maratha. Which of the statement is are correct? इनमें से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। द मराठा वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन reducing मुगल कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि मुगल आर्मी रिमेन्ड सुपीरियर टू द मराठा इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मोबिलिटी और टैक्टिक्स में मराठा सेना बहुत ताकतवर थी मुगलों की तुलना में और यही कारण रहा कि मुगल सेना बड़ी होते हुए भी उनकी टैक्टिक्स और उनकी मोबिलिटी का सामना नहीं कर पाई। सेकंड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब कंट्रीब्यूटेड द राइज ऑफ मराठा, बिल्कुल सही बात है। अगर औरंगजेब ने दक्कन के क्षेत्र में इतना अधिक हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद मराठों का विकास इस स्तर पे नहीं हुआ होता। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी 1 एंड 3। तो इस तरह से ये पेपर खत्म हुआ और आपने जो पढ़ा इंडिया इन 18th सेंचुरी, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में आपने पढ़ा, वहां से जुड़े हुए 28 क्वेश्चंस आपके सामने आए, आपने इनको डिस्कस किया। आगे आने वाले सेशंस में हम और भी इस तरह की चीजें लेकर आपके लिए आएंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।